अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टार्ट किया था और उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें पीपीई क्या होता है, उसका रिकॉग्निशन, कंडीशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ मैंने बता दिया था। तो आई होप आप लोगों ने वो वाला पार्ट देख लिया होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। लेकिन उसको करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगा। कल तो मैंने सारा चीज़ बता दिया था, ऑब्जेक्टिव, बियरर प्लांट क्या होता है, AS10 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, हर चीज़ मैंने बताया था। तो अभी आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो है आम का एक बगीचा है इसमें, ठीक, ये क्या आम का बगीचा, बहुत सारा आम का पेड़ है इसमें, बहुत सारा आम का पेड़ है, ठीक। इससे क्या हो रहा, फल फल तोड़ के अलग किए, ठीक, ये सब आम तोड़ के अलग किए। अब क्वेश्चन ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो ये फल पर एप्लीकेबल होगा, इस फल पर एप्लीकेबल होगा या फिर इस पेड़ पर एप्लीकेबल होगा। हमारा क्वेश्चन समझ में आया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो फल पर एप्लीकेबल है या पेड़ पे। तो भाई ये एप्लीकेबल है पेड़ पे, बियरर प्लांट पर AS10 एप्लीकेबल है, ना कि उसके प्रोडक्ट पर। तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बियरर प्लांट यानी कि पेड़ पे। एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो बियरर प्लांट है, अच्छा एक तो इसका जो मालिक था ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को फॉलो कर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास जब गया ना पूछने के लिए कि भाई आप क्यों नहीं AS10 फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहा कि ये जो है मैं प्लांट जो लगाया हूँ ये फल बेचने के लिए नहीं है, फल बेचने के लिए नहीं है, ये है लकड़ी काट के हम इसमें से बेचते हैं। इसमें से क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, उसको बेचते हैं, फल को नहीं बेचते हैं। फल उल बेचेंगे तब ना पैसा वैसा ज़्यादा होगा, तब ना हम क्या करेंगे, इसको AS10 फॉलो करेंगे। हम तो फल बेचते नहीं है भाई। क्योंकि 4 कंडीशन में क्या था, वो 4 कंडीशन में क्या गिना रहा था, जो फल देता है और बार बार फल देता है, ये फल का बार बार आ रहा था वहाँ पे कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़े थे पहला लेक्चर में, तो वहाँ पे तो ये क्या कह रहा है कि नहीं हम फल नहीं बेचते हैं, हम क्या करते हैं इसका लकड़ी बेचते हैं। तो भाई ये बहाना नहीं चलेगा, आपको AS10 फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके पास बियरर प्लांट है तो ये 2 क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था, और ये ICAI के बुक में है ये वाला एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने आपको बताया। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनेबलर एसेट क्या होता है। देखो इनेबलर एसेट क्या है, इनेबलर एसेट वो एसेट होता है जो खुद कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता, ठीक, जिससे कंपनी को खुद कोई फ़ायदा डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे एसेट को, ये जो इनेबलर एसेट है ना, ये दूसरे एसेट को इस काबिल बनाता है कि दूसरा एसेट जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सके कंपनी को। एग्जांपल क्या है इसका, तो देखो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो ये क्या है, नदी, यहाँ पे क्या है, मान लो हम बनाते हैं एक नदी है इधर, ये नदी है, और यहाँ पे हमारा क्या फैक्ट्री, यहाँ पे हमारा ये फैक्ट्री है, ठीक, ये जो है हमारा यहाँ पे फैक्ट्री है। यहाँ से हम जो है मशीनरी ख़रीद रहे हैं, यहाँ से हमको क्या ले जाना है, मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी का दुकान है, यहाँ से हम लोग मशीनरी ख़रीदते हैं। ये जो मशीनरी है ये फैक्ट्री तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ पर तो आके फंस जाएगा। अब फैक्ट्री वाले को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बनवाना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज जो है फैक्ट्री वाले को बनवाना पड़ेगा, जिससे ये मशीनरी जो है आसानी से फैक्ट्री तक पहुंच जाए और फिर उस मशीनरी से जो प्रोडक्शन होगा उसके वजह से हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, जो प्रॉफिट है, वो फ्लो करेगा एंटिटी को। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या, जैसे एक कंपनी है जो शहर से बाहर अपना कोई यूनिट बैठाना चाहती है, मान लो रिफाइनरी का फैक्ट्री बैठाना चाह रहे हैं, रिफाइनरी का जो है बिजनेस करना चाहती है, यहाँ पे जो है रिफाइनरी यूनिट है यहाँ इसका, ठीक, शहर से बाहर है, और यहाँ पे शहर ख़त्म होता है, यहाँ तक ट्रेन आती है, ठीक, यहाँ तक ट्रेन जो है आ रही है, और ये कहाँ है, शहर से बाहर अपना रिफाइनरी यूनिट जो है बिठाया। तो अब जितना भी एसेट वगैरह लेके जाना है इसको कैसे लेके जाएगा, तो उसके लिए जो है ये कंपनी क्या किया है, यहाँ तक इस रेलवे साइडिंग को जो है यहाँ तक बढ़ा लिया, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक बढ़ा लिया इस रेलवे साइडिंग को, और फिर यहाँ से एक रोड बनवाया, एक रोड बनवाया, यहाँ तक सामान आता है उसका, और यहाँ से एक रोड बनवाया, और इस ट्रक पे लोड होके इस रोड के जरिया जो है जो भी सामान है, जो भी पीपीई हो या एसेट हो, कुछ भी हो रिफाइनरी में जो लगता है,
यहाँ तक जो है फैक्ट्री तक इस रोड के जरिया से पहुँच जाता है। देखो ये रोड, ये वाला जो रोड है और ये वाला जो रेलवे साइडिंग है, ये तो डायरेक्टली कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा। कंपनी इससे पैसा कमा रहा क्या ये रोड और रेलवे साइडिंग से? नहीं, यहाँ से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, कहीं कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा। लेकिन अगर ये रोड और ये रेलवे ट्रैक नहीं होता तो क्या जो मशीनरी चाहिए इस रिफाइनरी में, क्या वो यहाँ तक पहुँच पाता? क्या नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँच पाता तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का सवाल ही नहीं होता था। तो ये रोड और रेलवे साइडिंग क्या किया कि किसी दूसरे एसेट को इस योग्य बनाया कि वो दूसरा एसेट जो है ये कंपनी को, यानी कि ये रिफाइनरी वाले कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा एसेट जो दूसरे एसेट को इनेबल करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उसको कहा जाता है क्या? इनेबलर एसेट। तो आई होप आप लोगों को इनेबलर एसेट जो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने किया है, उसको यहाँ पे देख लो और एग्ज़ाम में भी इसी तरीक़ा से लिखना है इस इनेबलर एसेट को, अगर क्वेश्चन आता है तो। मैं दिखाता हूँ। इसका अभी मिल ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा था, वो एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ होगा ये एग्जांपल। अभी नहीं है, चलो देखते हैं उस एग्जांपल को बाद में। तो यहाँ पे आई होप आप लोग अभी तक जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे कि क्या होता है हमारा पीपीई वगैरह जो है क्या है, ये आई होप समझ। अच्छा देखो यहाँ पे मिल गया वो एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उसको लिखा भी था। देखो ये तो कल हम लोगों ने किया था और ये क्वेश्चन है, पढ़ो, थोड़ा छोटा है लेकिन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। ABC लिमिटेड इज सेटिंग अप अ न्यू रिफाइनरी आउटसाइड द सिटी लिमिट। सिटी के बाहर एक नया रिफाइनरी बैठा रहा है और इसी के लिए ये क्वेश्चन में बेसिकली वही बोल रहा है कि सिटी के बाहर जो एक रिफाइनरी यूनिट बैठाया है, जिसके लिए वो जो है रेलवे साइडिंग और रोड को भी वहाँ तक लेके गया अपने कॉस्ट पर। ABC लिमिटेड ने अपना खर्चा किया उस रोड और रेलवे साइडिंग को बनाने में, अपना खर्चा किया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वो इनकर किया एक्सपेंडिचर, क्या वो एच ए PPE अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा? क्या उसको कैपिटलाइज किया जाएगा? तो हाँ बिल्कुल किया जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका है ये यहाँ पे मैंने बताया। तो सबसे पहले ये जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो 3 पैरा में उसका आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहले रिलेटेड प्रोविजन, यानी कि उसके रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो दे दो। दूसरा क्या? दूसरा फैक्ट्स एंड एनालिसिस, क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसका फैक्ट्स और एनालिसिस करके लिखो। और तीसरे में क्या करना है? तीसरे पैरा में जो है हमको कंक्लूजन देना है। तो यहाँ पे हमने रिलेटेड प्रोविजन में देखो लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि बोल रहा था कि क्या ये एज PPE कैपिटलाइज होगा, तो PPE को कैपिटलाइज करने का यानी कि रिकॉग्नाइज करने का जो कंडीशन है वो पहले लिख दिया हम लोग। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेन एवर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन PPE इट विल बी कैपिटलाइज्ड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो PPE को रिकॉग्नाइज करेंगे। However, sometimes asset does not provide any future economic benefit but enables other asset to provide such benefit. These assets are called enabler assets and these should be recognized in the books. तो इस ऐसे एसेट को क्या कहते हैं? इनेबलर एसेट। और इनेबलर एसेट को जो है बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब क्या करना? फैक्ट्स एंड एनालिसिस लिख देना। इन द गिवन केस ABC लिमिटेड इज सेटिंग अप अ रिफाइनरी आउटसाइड द सिटी एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग एंड रोड्स so that they enables other asset to reach in the refinery। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिए। From the above discussion we can conclude that the railway siding and road constructed by ABC Limited is enabler asset and this should be capitalized as PPE in the books of account। ये लिखने का तरीका, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता केस बेस्ड तो 3 पैरा में लिखेंगे और कैसे लिखना है ये मैंने आपको अभी लिख के दिखाया और कल वाले क्लास में भी एक क्वेश्चन मैंने लिख कर दिखाया था। तो ये था हमारा इनेबलर एसेट। आओ बुक से भी देख लेते हैं एक बार नोट से कि क्या है इनेबलर एसेट। इनेबलर एसेट, समटाइम एसेट डज नॉट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बट इनेबल्स अदर एसेट टू प्रोवाइड सच बेनिफिट। सच एसेट्स आर कॉल्ड इनेबलर एसेट एंड दिस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। और जो इनेबलर एसेट होगा उसको हम अपने बुक्स में जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। एग्जाम्पल में क्या था भाई? रोड, रेलवे साइडिंग, ब्रिज वगैरह, ये सब जो क्या है इनेबलर एसेट इसको कहा जाता है। अब ये तो समझ गए हम लोग PPE का क्या ट्रीटमेंट होगा, इनेबलर एसेट का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं जो
स्पेयर पार्ट्स होता है, जैसे मान लो नट बोल्ट वगैरह हो गया, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया, सर्विसिंग इक्विपमेंट हो गया, इन सभी का क्या ट्रीटमेंट है एज पर ए स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट है क्या। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग इमरजेंसी यूज के लिए रखे रहते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, ठीक, ये एक पेन है मेरे पास, और एक और पेन है मेरे पास जिसको हम इमरजेंसी यूज के लिए जो है रखे हुए हैं। ये देखो मेरा एक और पेन है ये, जिसको हम इमरजेंसी यूज के लिए रखे हुए हैं। मतलब अगर ये पेन ख़राब हो गया बाय चांस, तो इस पेन को हम इमरजेंसी में यूज करेंगे। तो ये पेन जो हम इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं, अभी यूज नहीं हो रहा, ये यूज कब होगा, इमरजेंसी में यूज होगा। तो ये जो पेन है जिसको हम इमरजेंसी में यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में यूज करने के लिए रखे हुए हैं, इसको कहा जाएगा स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये हमारा स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। और इसी तरीक़ा से आता है सर्विसिंग इक्विपमेंट, वही जिससे सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता। तो ये क्या ये पीपीई एज ए पीपीई रिकॉग्नाइज होगा? हाँ होगा। कब? अगर ये पीपीई के डेफिनेशन को मीट कर देता है तो एज पर AS10, तो ये एज पर AS10 पीपीई में रिकॉग्नाइज होगा। अगर ये डेफिनेशन को नहीं पूरा करता है तो ये कहाँ चला जाएगा, AS2 में, कहाँ पे, इन्वेंट्री वाले में, ठीक। तो ये था ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब आ रहा हमारा मेन पार्ट। देखो पीपीई जो है, जो भी पीपीई है उसको ऑब्टेन करने का ना 3 तरीका होता है। कोई भी कंपनी जो है 3 तरीका से पीपीई को ऑब्टेन कर सकती है। उसमें सबसे पहला तरीका है या तो परचेज कर ले, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, या तो सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर ले। तीसरा तरीका क्या है, एक्सचेंज कर ले, कोई अपना सामान दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले और पीपीई ले ले बदले में। तो ये 3 तरीका से जो है पीपीई को ऑब्टेन किया जाता है। अगर बाय एक्सचेंज लेता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर एक्वायर या परचेज करता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कंस्ट्रक्ट करता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारा ट्रीटमेंट जो है देखने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे, अगर एसेट ऑब्टेन हुआ बाय एक्सचेंज तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आइए देखते हैं, अगर एसेट ऑब्टेन हो रहा बाय एक्सचेंज तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखो यहाँ पे कहा इनिशियली, शुरुआत में क्या होता है, पीपीई को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड करते हैं एट कॉस्ट। इनिशियली पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। पीपीई कैन बी परचेज्ड या एक्वायर्ड एसेट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड या फिर बाय एक्सचेंज। अगर हम बाय एक्सचेंज ऑब्टेन करते हैं तो क्या, अगर हम बाय एक्सचेंज ऑब्टेन करते हैं तो एक्सचेंज हैज कमर्शियल सबस्टांस। 2 चांस हो सकता है, हम बाय एक्सचेंज जो है एसेट को ऑब्टेन किए, ठीक। तो एक्सचेंज करते वक्त 2 मोटिव हो सकता है। एक ये कि एक्सचेंज करने के दौरान हमारा जो है प्रॉफिट मोटिव है, यानी कि एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सबस्टांस। इसका मतलब ये हुआ जब हम कोई सामान एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रॉफिट, मेरा मनसा प्रॉफिट कमाने का, ठीक। और एक है कि एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस। एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस यानी कि जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कोई मनसा नहीं है प्रॉफिट कमाने का, हमारा कोई मोटिव नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट कमाने का। जैसे एग्जांपल में पड़ोस वाले का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, वो हमारे यहाँ आता है सिलेंडर मांगने के लिए, तो अगला दिन हम एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या जब हम उसको सिलेंडर का एक्सचेंज करते रहते हैं तो क्या वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? नहीं, वहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लोग जब एक्सचेंज किया तो वो भी देखेंगे। दूसरा केस है जब कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होगा वहाँ पे क्या करना। तो ये दोनों ट्रीटमेंट अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्सचेंज डज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, मतलब ऐसा एक्सचेंज जिसमें हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे, ठीक। बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। अगर कोई कैश पेड या रिसीव होगा तो इसको एडजस्ट कर लेंगे एंट्री में। जैसे एग्जांपल कहते हैं कि मान लो पड़ोसी ने जो है हमको क्या किया, हमसे गैस सिलेंडर लेके गया था, ठीक। और हमारा जो सिलेंडर लेके गया ना उसमें 10 किलो ही था। नॉर्मली क्या होता है, नया सिलेंडर में 14 किलो गैस होता, हमारा वाला जो लेके गया था वो कितना था, 10 किलो था। तो 10 किलो का दाम था 1000 रुपया। पड़ोसी लेकर गया सिलेंडर और अगला दिन क्या हुआ, जब उसका नया सिलेंडर आया तो वो हमको 14 किलो का सिलेंडर दिया, यानी कि 1400 रुपये का वो हमको सिलेंडर दिया। तो हम क्या किए, उसको 400 रुपया जो है दे दिए, उसको 400 रुपया उसका बनता था वो दे दिए हमको उसको। तो यहाँ पे कोई मेरा देखो प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर 400 रुपया जो गया ये मेरा लॉस नहीं है। 400 जो गया उसके बदला में हमको 4 किलो सिलेंडर गैस जो है एक्स्ट्रा मिला, इसीलिए हम उसको 400 रुपया दिए हैं। तो जो भी कैश पेड या कैश रिसीव होगा ना उसको हम एडजस्ट कर देंगे थ्रू एंट्री। तो उसका भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन है,
एक्सचेंज डज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस का, इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा ये है एक्सचेंज जिसमें कमर्शियल सबस्टांस छुपा होगा उसका क्या। लेकिन चलो उससे पहले जो है इसका क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एक्सचेंज डज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस का मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बताया था वही बात यहाँ पे लिखा है। एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, इन सभी के बारे में मैंने बताया था आपको। और क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैंने इस पर बनाया है बहुत अच्छा, और वो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एट कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अब एक्सचेंज में क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सबस्टांस यानी कि प्रॉफिट मोटिव। दूसरा है एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस यानी कि उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। देखो प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस का कोई बात ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का वहाँ पे। तो इसमें दो रूल हमेशा याद रखना, ये दो रूल है। अगर एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस है वहाँ पे दो रूल हमेशा याद रखेंगे। दो रूल क्या, ओल्ड एसेट का जो बुक वैल्यू होगा, ओल्ड एसेट मतलब जो एसेट हम दे रहे हैं एक्सचेंज करते वक्त, जो एसेट हम दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू इक्वल टू होगा न्यू बुक वैल्यू का, जो न्यू एसेट ले रहे हैं उसके बुक वैल्यू के बराबर होगा। ठीक। और दूसरा कैश पेड या रिसीव करेंगे तो उसको एडजस्ट कर देंगे किसमें, बुक वैल्यू में ही एडजस्ट कर देंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका, जैसे हम दिए थे 10 किलो का सिलेंडर, ठीक, और वहाँ से हमको कितना मिला 14 किलो का सिलेंडर। तो हमारे किताब से जो 10 किलो का सिलेंडर निकलेगा, मान लो हमने अपने किताब में ही रिकॉर्ड करके रखा था 10 किलो का सिलेंडर 1000 रुपया। तो अब सिलेंडर तो हमारे पास से जा रहा, तो टू सिलेंडर मान लो हमारा सिलेंडर था सिलेंडर एक्स और उसका था सिलेंडर वाई। तो सिलेंडर एक्स बुक से निकलेगा तो टू सिलेंडर एक्स कितना, बुक में कितना था 1000 रुपया, 1000 रुपया से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि बुक में कितना है 1000 रुपया से हमने लिख के रखा, इसीलिए 1000 रुपया से उसको हटा दिए। अब जो नया सिलेंडर आया, न्यू सिलेंडर अकाउंट डेबिट, न्यू सिलेंडर वाई अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से, 1000 रुपया से, 1400 से नहीं करेंगे, 1000 रुपया से जो है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, नो कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे पीपीई को एट द रेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। हमने जो अपना सिलेंडर दिया, सिलेंडर एक्स हमने दिया, उसका बुक वैल्यू था 1000 रुपया। तो अब जो हम न्यू एसेट जो हमारे पास आ रहा नया सिलेंडर वाई, तो उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। एसेट गिवन का बुक वैल्यू 1000 रुपया था, तो सिलेंडर वाई को हम 1000 रुपया पे रिकॉर्ड करेंगे। और जो कैश पेड या रिसीव हुआ ना, 400 रुपया कैश रिसीव हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 400। या फिर अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 400। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे होगा। देखो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, ओल्ड एसेट का बुक वैल्यू आप 5 लाख, कैश पेड किए 50,000, न्यू मशीन ऑब्टेन किए हैं, ठीक, एक्सचेंज किए थे जहाँ पे कमर्शियल सबस्टांस नहीं है, जिसमें ओल्ड एसेट जिसका वैल्यू 5 लाख का और कैश भी दिए उसको 50,000 और न्यू मशीन ऑब्टेन किए हैं। बोल रहा है कि जर्नलाइज करके दिखाइए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। तो इसका देखो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, सबसे पहले जो एसेट हमारे पास से चला गया उसको निकाल दो। क्या गया, टू ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट हमारे पास से चला गया कितना, 5 लाख। और जो कैश है वो भी तो गया हमारे पास से 50,000, टू कैश कितना 50,000। अब आया क्या हमारे पास आया न्यू एसेट। न्यू एसेट, न्यू एसेट कितने का होगा, मैंने कहा न्यू एसेट को रिकॉर्ड करो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। जो एसेट तुमने दिया है उसका बुक वैल्यू जितना होगा उतने पर न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना। तो ध्यान से सुनो, ओल्ड एसेट का बुक वैल्यू कितना था, ओल्ड एसेट का जो बुक वैल्यू है वो है 5 लाख, ठीक। ओल्ड एसेट का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो कितना है, 5 लाख। ये देखो ओल्ड एसेट का ये क्या है, ये बुक वैल्यू है ओल्ड एसेट का, ठीक। और ये कैश भी तो हमारा एसेट है, और कैश का बुक वैल्यू क्या होगा, 85,000 होगा। कैश का ना बुक वैल्यू बदलता ना मार्केट वैल्यू बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। तो कैश का ही बुक वैल्यू कितना है, 50,000। ये भी क्या बुक वैल्यू जो है कैश का, ये कितना 50,000। तो टोटल एसेट हमने जो उसको दिया एक्सचेंज करते वक्त उसका बुक वैल्यू कितना, 5,50,000।
ये दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों का बुक वैल्यू जो है कितना होगा, 5,50,000। तो जो एसेट हमने उसको दिया है एक्सचेंज करते वक्त उसका वैल्यू कितना, 5,50,000। तो इसी वैल्यू को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे न्यू एसेट में, 5,50,000। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था जब भी कोई कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिकॉर्ड करना है पीपीई को एट द रेट किस पे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे रिकॉर्ड करना है। ये हमने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है, ओल्ड एसेट वही 14 kg का सिलेंडर दिए थे, न्यू एसेट का फेयर वैल्यू दिया हुआ। फेयर वैल्यू अगर दिया रहेगा तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, फेयर वैल्यू जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग फेयर वैल्यू देखेंगे ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगा किसका, बुक वैल्यू का। तो आइए इसको भी जर्नल करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो एसेट हमारे पास से गया उसको क्रेडिट कर दो टू ओल्ड एसेट, टू ओल्ड एसेट कितना का गया हमारा, 20,000। ठीक, 20,000 का ओल्ड एसेट जो है चला गया। ठीक, उसके बाद कैश हमने रिसीव किया 2,000, कैश को डेबिट कर दो, कितना, 20,000, 2,000 कैश हमने रिसीव किया 2,000। तो अब जो न्यू एसेट होगा वो कितना का होगा, वो 18,000 का होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक, समझ गए हम लोग कैसे हुआ 18,000, समझ में आया। देखो इसका बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू था 20,000। ठीक, बुक वैल्यू कितना, 20,000। मैंने क्या कहा, रिकॉर्ड एसेट एट द रेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, और जो भी कैश पेड या रिसीव होगा उसको एडजस्ट कर दो एंट्री में। तो हम लोग जो है 20,000 का एसेट जो है उसको दिए हैं, तो न्यू एसेट को 20,000 का रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 2,000 कैश हमको मिल गया। तो मतलब 18,000 का नेट एसेट मिला और 2,000 कैश मिल गया। तो वही तो बुक वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। आई होप ये वाला जो है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हुआ होगा, रह गया होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका बताया। अब तो हम लोग देखें एक्सचेंज हैविंग नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं था। लेकिन अगर प्रॉफिट मोटिव होगा यानी कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में क्या करना है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उस केस में रिकॉर्ड करेंगे न्यू एसेट को किस पे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। जो एसेट हम दिए हैं ना उसका फेयर वैल्यू क्या था उस पे हमको जो है रिकॉर्ड करना, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। मान लो अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं दिया हुआ है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन, जो एसेट हमको मिला उसका फेयर वैल्यू क्या वो हम लोग मान के चलेंगे। अच्छा, दोनों नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, अगर दोनों नहीं दिया हुआ तो हम लोग ये मानेंगे कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता है और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे नए एसेट को बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पे इसके बारे में मैंने इधर लिखा था अपने नोट में। देखो, एक्सचेंज हैज कमर्शियल सबस्टांस, ऐसा एक्सचेंज जिसमें कमर्शियल सबस्टांस है मतलब प्रॉफिट मोटिव है, तो उसमें क्या करना, तो रिकॉर्ड करेंगे पीपीई को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। जो एसेट हम दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू क्या है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ सच फेयर वैल्यू इज़ नॉट रिलायबल, अगर मान लो वो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं, तो जो एसेट ऑब्टेन किए हैं या रिसीव किए हैं उसका फेयर वैल्यू ले लो। अगर दोनों नहीं दिया हुआ तो समझो कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट नहीं कर रहा और रिकॉर्ड करो न्यू एसेट को किस पर, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पर। ठीक, जो भी कैश पेड या रिसीव होगा उसको एडजस्ट कर दो एंट्री में, और कोई भी डिफरेंस अगर आ रहा तो उसको भेज देंगे कहाँ पर, पीएनएल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मोटिव छुपा हुआ है, इसीलिए उसको कोई भी डिफरेंस अगर आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए इस पर भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट वगैरह कर रहा तो क्या होगा, नहीं कर रहा तो क्या होगा। चलो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से जो और आसानी से आप लोग को और थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होगा।
देखो अगर कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, एक केस हो सकता है जिसमें फेयर वैल्यू जो एसेट का वो दिया हुआ है, ठीक, और दूसरा केस हो सकता है कि फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ और क्वेश्चन क्या कह रहा कि कार जो है वो परचेज किया है, ठीक, कार परचेज किया है 10 लाख रुपया कैश देकर, 10 लाख रुपया कैश दिया है और कार परचेज किया है और फेयर वैल्यू कार का 11 लाख। तो देखो हमारे पास से क्या गया, सबसे पहले ये देखो हमने क्या दिया, एंट्री अगर इसका हम लोग मारते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे टू कैश, 10 लाख रुपया कैश दिए। जर्नल एंट्री 11 में कैसे मारते थे, अगर कार परचेज किए हैं 10 लाख में, उसका जर्नल एंट्री 11th क्लास में कैसे मारते थे, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, कार अकाउंट डेबिट करेंगे 10 लाख से, टू कैश भी क्रेडिट करेंगे 10 लाख से। देखो हम ये बोले कि अगर प्रॉफिट मोटिव है यानी कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा तो रिकॉर्ड करो पीपीई को एट द रेट किस पर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पर। हमने एसेट क्या दिया, कैश, हमने एसेट में क्या दिया, कैश। इसका फेयर वैल्यू क्या होगा, क्या 10 लाख कैश का फेयर वैल्यू क्या होगा, इसका फेयर वैल्यू 10 लाख ही होगा। कैश का फेयर वैल्यू भी चेंज नहीं होता, बुक वैल्यू भी चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो इसी फेयर वैल्यू पर जो है न्यू एसेट को हम लोग रिकॉर्ड किए हैं 10 लाख पर। आई होप आप लोग को ये अभी समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसी फेयर वैल्यू पे क्या किए हम लोग, रिकॉर्ड किए हैं 10 लाख पर। ये वाला जो फेयर वैल्यू ऑफ कार दिया हुआ ना, ये एसेट रिसीव्ड का कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अभी हमको मालूम है, इसीलिए हम लोग उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन कितना था, 10 लाख, इसीलिए जो न्यू एसेट हम ऑब्टेन किए यहाँ पे कार, इसको 10 लाख पर रिकॉर्ड किए हैं। अब देखो कार परचेज किए, ठीक, दूसरा केस है ये, कार परचेज किए, ओल्ड एसेट दिए उसके बदला में, ठीक, जिसका बुक वैल्यू था 8 लाख, ओल्ड एसेट जो दिए उसका बुक वैल्यू कितना था 8 लाख और फेयर वैल्यू कितना था 10 लाख, ठीक, और न्यू कार जो है उसका फेयर वैल्यू है 11 लाख। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो देखो इसका एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम दिए हैं उसका बुक वैल्यू निकाल दो टू ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट कितना का निकलेगा हमारे बुक से, 8 लाख का ही निकलेगा। देखो हमारे बुक में जितना का है, अब तुम लोग कहोगे तो फेयर वैल्यू इसका 10 लाख है, 10 लाख से काहे नहीं निकलना, तो यहाँ पे समझो 10 लाख से नहीं निकल सकता ना, क्योंकि जो हमारा बुक है, हम जो बुक बनाए हैं उस बुक में ही लिखा हुआ है 8 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ ओल्ड एसेट 8 लाख। तो अब हम ये जो एसेट ख़त्म हो रहा है तो ये जो बुक से निकलेगा 8 लाख का ही अमाउंट तो निकलेगा, क्योंकि बुक में है ही 8 लाख, तो बुक वैल्यू से ही तो वो ख़त्म होगा। बुक से निकल रहा तो वो 8 लाख ही तो ख़त्म होगा, 8 लाख ही ना ख़त्म होगा। 10 लाख भले फेयर वैल्यू है, लेकिन जब उसको हम हटा रहे हैं, अपने पास से फेंक रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारे बुक से निकल रहा तो 8 लाख से ही निकलेगा, क्योंकि हमारे बुक में 8 लाख का ही रिकॉर्ड था उस एसेट का। तो ये टू ओल्ड एसेट कितना का, 8 लाख। अब देखो न्यू कार जो परचेज किए हैं तो कार को डेबिट करेंगे कितना से, तो कार को जब डेबिट करने का बात आया तो इसको डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेयर वैल्यू इसका क्या, ये जो ओल्ड एसेट दिए हैं इसका फेयर वैल्यू क्या था, इसका फेयर वैल्यू था 10 लाख, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जो है 10 लाख रुपया से न्यू कार को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 10 लाख रुपया से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है और जब भी कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करेगा तो उसमें हम न्यू पीपीई को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। तो इसका फेयर वैल्यू क्या था, 10 लाख था, इसीलिए हमने 10 लाख पर न्यू एसेट को रिकॉर्ड किया। और ये 8 लाख कैसे आया, क्योंकि ये बुक में हमारा एसेट 8 लाख का था और हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ये एसेट अब बुक से निकल रहा है तो 8 लाख का ही एसेट जो है अभी निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो देखो यहाँ पे कार 10 लाख का, ओल्ड एसेट गया 8 लाख का, मतलब 2 लाख का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो 2 लाख, ये क्या बैलेंसिंग फिगर है, 2 लाख को हम ट्रांसफ़र किए। तो ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका, एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सबस्टांस का। अब इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता जाएगा। तो आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ए एक्सचेंज वन मशीन एक्स विथ न्यू मशीन वाई, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। मान लो यहाँ ए लिमिटेड है जिसने एक्सचेंज किया एक मशीन एक्स को विथ न्यू मशीन वाई, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। मशीन एक्स जिसका बुक वैल्यू है 12 लाख, फेयर वैल्यू इतना, कैश पेड किया 1 लाख, मशीन वाई का फेयर वैल्यू 18 लाख जर्नलाइज।
एज्यूम कर लो यहाँ पे कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करता, एज्यूम कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चलो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सबसे पहले जो एसेट हमारे पास से चला गया उसका एंट्री मार दो। एसेट हमारे पास से जाएगा तो 2, हमारे पास से क्या गया x, 2 मशीनरी x। इसका बुक वैल्यू कितना था, 12 लाख। बुक से ये निकलेगा तो हमेशा बुक वैल्यू पर ही निकलेगा, 12 लाख से चला गया। अब हमने कैश भी पेड किया 1 लाख रुपए, टू कैश 1 लाख। बदले में हमको क्या मिला, मशीनरी वाई, नया मशीन है मशीनरी वाई। तो देखो मशीन वाई डेबिट, मशीन वाई का क्या वैल्यू होगा, तो मशीन वाई का वैल्यू होगा जो नेट हमने क्या दिया उसको, हमने नेट उसको क्या दिया, तो नेट हमने उसको देखो फेयर वैल्यू क्या है इसका, मशीनरी एक्स जो हमने उसको दिया है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे पीपी को एट द रेट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। हमने एसेट कौन सा दिया है, एसेट एक्स दिया, तो एक्स का फेयर वैल्यू कितना था, उसका फेयर वैल्यू था 15 लाख। ठीक, 15 लाख का एसेट हमने उसको दिया और 1 लाख रुपए कैश भी उसको दिया, 1 लाख रुपए कैश भी उसको दिया, 1 लाख रुपए कैश भी दिया। तो नेट कितना दिया हमने अपने जेब से, 16 लाख जो है मानो अपने जेब से हमने दिया। 15 लाख का मशीन दे दिया और 1 लाख रुपया कैश दे दिया, तो पूरा 16 लाख जो है हमने उसको दिया है। ठीक, तो 16 लाख हमारे जेब से गया और फिर हमको मिला है मशीनरी वाई। तो नेट हमने क्या दिया वो देखो 16 लाख। तो यहाँ पे हमने 16 लाख जो है ये मशीनरी वाई के लिए दिया है। ठीक, तो मशीनरी वाई को डेबिट करेंगे कितना से, 16 लाख से। तो अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 3 लाख। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो घर पे आराम से बैठ के बनाना और सोचना, फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो आप हमको कमेंट करो, और मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। चलो अब देखते हैं एक मास्टर सम ऑन एक्सचेंज। मास्टर सम ऑन एक्सचेंज, अच्छा इसको मास्टर सम क्यों कह रहे हैं, देखो एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर ये मास्टर सम करोगे ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो एक ही साथ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ा, एक्सचेंज में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा, ये मास्टर सम में वो सारा क्वेश्चन जो है कवर है। देखो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड मशीनरी एक्स विथ एक्सचेंज ऑफ मशीनरी वाई। मशीन वाई को एक्सचेंज कर रहा, बदले में क्या ले रहा, मशीनरी एक्स। फेयर वैल्यू जो है मशीन एक्स का 10 लाख है, मशीन वाई का 7 लाख है। बुक वैल्यू जो है वाई का 12 लाख है। ठीक, कैश रिसीव क्या 1 लाख। जर्नलाइज करो, पहले ये एज्यूम करो कि कोई कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा एजम्पशन ये है कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा। तीसरा एजम्पशन क्या है कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा लेकिन फेयर वैल्यू जो है मशीन एक्स का जो फेयर वैल्यू है वो मिसिंग है। और चौथा ये मानना कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फेयर वैल्यू जो एक्स और वाई दोनों का मिसिंग है। इसमें 4 क्वेश्चन है और इसीलिए इसको हम कहें इसको मास्टर सम है। तो इसको कैसे बनाना है आओ देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं सबसे पहले। एक नंबर में सबसे पहले एक्सचेंज नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, इसमें कोई कमर्शियल सबस्टांस नहीं है। नॉट हैविंग कमर्शियल सबस्टांस मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पीपीई को एट द रेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो सबसे पहले देखो हमने जो एसेट दिया है वो कितने का, 2 मशीनरी एक्स हमने दिया, उसका बुक वैल्यू कितना था, फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी एक्स है, फेयर वैल्यू ऑफ वाई है, बुक वैल्यू ऑफ वाई है। अच्छा वाई हमने दिया। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, ए लिमिटेड ऑब्टेन मशीन एक्स विथ एक्सचेंज ऑफ मशीन वाई, मतलब मशीन वाई उसको दिया और बदले में उसको मिला है क्या, मशीन एक्स। तो जो हम दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू कितना है, 12 लाख। मशीन वाई हमने दिया और इस मशीन का बुक वैल्यू है 12 लाख। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे मशीन वाई हमारा गया। ठीक, मशीन वाई गया कितना का, 12 लाख का। तो कैश वैश भी कुछ दिए हुए हैं क्या, हाँ कैश रिसीव किए कितना, 1 लाख रुपया जो है कैश भी हमने रिसीव किया। तो
तो कैश डेबिट करेंगे 1 लाख से। बाकी जो है मशीनरी एक्स 11 लाख, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, सीधा बात है। यहाँ पे मशीनरी एक्स जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे मान के चलना है। तो अब दूसरा में क्या है, पहला तो हो गया कंप्लीट। दूसरा एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सबस्टांस, अगर कमर्शियल सबस्टांस है तो क्या, तो देखो इसमें क्या, सबसे पहले जो एसेट हमारा जा रहा उसको तो क्रेडिट कर दो। टू मशीनरी वाई कितने का गया, 12 लाख का ये मशीनरी गया। कैश रिसीव किए थे कितना, 1 लाख रुपए। कैश जो है डेबिट करेंगे 1 लाख। अब देखो मशीनरी एक्स जो है इसके लिए हमने कितना नेट पे किया वो हम लोग देखते हैं। देखो तो सबसे पहले इसका फेयर वैल्यू देखेंगे, किसका, फेयर वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा, तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी वाई हम लोग देखते हैं क्या। फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी वाई है 7 लाख। ठीक, 7 लाख रुपया का मशीनरी जो है हम उसको दिए हैं, और 1 लाख रुपया वो हमको कैश दिया है। 1 लाख रुपया देखो वो हमको कैश दिया है, मतलब नेट जो है 6 लाख में हम उसको अपने जेब से पे किए। नेट कितना पे किए हम उसको अपने जेब से, 6 लाख। कैसे, मान लो ये वाला पेन है, ठीक, ये पेन हम तुमसे ख़रीद रहे हैं, ठीक, तुमसे ये पेन ख़रीद रहे हैं तुम बोला कि ये पेन जो है हम तुमको 7 रुपया में देंगे, ठीक। हम तुमको जो है 10 रुपया दिए, तुम हमको 3 रुपया घुरा दिया। 3 रुपया घुरा दिया तो वो 3 रुपया मेरा प्रॉफिट थोड़ी ना है, ये पेन ही 7 रुपया का, वो 3 रुपया मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये पेन जो है 7 रुपया का है। और नेट इस पेन के लिए जो हमने तुमको पे किया वो 7 रुपया अपने जेब से पे किया। तो वही जो यहाँ पे नेट हमने दिया 7 लाख का तो मशीनरी दिया, बदले में उसने हमें 1 लाख रुपया दे दिया। 1 लाख रुपया दे दिया मतलब वो मशीनरी हमने कितना का दिया, नेट 6 लाख का दिया। उसका फेयर वैल्यू कितना है, 6 लाख। तो नेट क्या दिया हमने, 6 लाख जो है उसको दिया है नेट। तो मशीनरी एक्स को डेबिट कितना करेंगे, 6 लाख से। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। 6 लाख कैसे आया आप लोग को समझ में आया। अब देखो, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है कितना का, डिफरेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दो P&L अकाउंट में 5 लाख का, ठीक। ये जो है 5 लाख का हमको लॉस आया होगा। आई होप आप लोग को अच्छे से ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा देना है नेट हमने क्या दिया है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना है कि नेट हमने क्या दिया। देखो फेयर वैल्यू, देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। ये जो मशीनरी वाई है, ठीक, मैंने कहा जब भी कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट करेगा तो रिकॉर्ड करो पीपीई को @ किस पर, नया जो पीपीई ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे किस पे, बुक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो एसेट हमने दिया उसके फेयर वैल्यू पे। देखो मशीनरी वाई जो है इसका फेयर वैल्यू कितना था, इसका फेयर वैल्यू था 7 लाख, ठीक। 7 लाख इसका फेयर वैल्यू था, ये मैंने तुमको दिया, ये मैंने सामने वाले को दिया जिससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला क्या हो रहा, 1 लाख रुपया कैश भी हमको दे रहा, 1 लाख रुपया कैश दे दिया हमको, ठीक। तो नेट ये मशीन हम उसको कितना का दिए, 6 लाख का दिए भैया। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट मशीन वाई को जो हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो कितना पे रिकॉर्ड करेंगे, जो नेट दिया नेट, तो 6 लाख रुपया नेट जो हमारे पास से गया 6 लाख, तो उस 6 लाख पे हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उसको जो नेट हमने दिया उस पर। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हम जो है एक्सचेंज जो कर रहे हैं वहाँ पे कमर्शियल सबस्टांस तो एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ एक्स मिसिंग है, ठीक। मैंने पहले ही कहा अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन मिसिंग होगा तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड, यानी कि यहाँ पे मशीन वाई ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसका फेयर वैल्यू ले लेंगे। तो आओ इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एसेट हमारे पास से जा रहा है उसका लिख देना, बुक वैल्यू कितना था 12 लाख, ठीक। और कैश रिसीव किए हैं 1 लाख, कैश रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट होगा 1 लाख से, ठीक। और मशीनरी एक्स कितना का आएगा, मशीनरी एक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो है मशीनरी वाई इसके फेयर वैल्यू पे लेंगे। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे इसको एक्स नहीं, यहाँ पे ये होगा वाई,
मशीनरी वाई का फेयर वैल्यू ही मिसिंग है। हम लोग रिकॉर्ड किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन वाई पे, क्योंकि मशीन वाई हमारा क्या है, एसेट गिवन है, लेकिन ये हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग ले लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड। एसेट ऑब्टेन्ड कौन है, एक्स है, तो उसका फेयर वैल्यू क्या है, 10 लाख है। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन एक्स क्या है, वो हमारा है 10 लाख। तो इसी पर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एक्स ले रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, 10 लाख रुपए है। इसको हम लोग जो है इस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या हमारा 10 लाख फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी एक्स लिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास वाई का डेटा अवेलेबल नहीं है, बोल रहा है कि मिसिंग है। अब जो 1 लाख है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। जो 1 लाख का डिफरेंस है उसको कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। और चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फेयर वैल्यू एक्स और वाई दोनों का मिसिंग है। कमर्शियल सबस्टांस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू एक्स और वाई दोनों का मिसिंग है। तो उस केस में हम लोग ये मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, देन एज्यूम कमर्शियल सबस्टांस डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो वही टू मशीनरी वाई बुक वैल्यू पे कर दो 12 लाख, और कैश आया था 1 लाख, और जो मशीनरी एक्स हमने लिया उसको 11 लाख, सीधा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आई होप ये मास्टर सम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। चलिए देखते हैं ICAI का कोई क्वेश्चन है क्या इस पर। तो इस पर भी ICAI का क्वेश्चन है, इस पर भी ICAI का क्वेश्चन है। तो चलिए अब ICAI के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ICAI का। Entity A exchange land with a book value of rupees 10 lakh for cash of rupees 20 lakh and plant and machinery value 25 लाख। एंटिटी A जो है वो एक्सचेंज क्या कर रहा है, लैंड, ठीक, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, 20 लाख रुपए कैश मिल रहा, और एक प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा 25 लाख का। What will be the measurement cost of the asset received? Consider that the transaction has कमर्शियल सबस्टांस, यानी कि कमर्शियल सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में मेजरमेंट कॉस्ट क्या होगा। तो देखो आंसर 3 नंबर हम लिखते हैं, वो था 3 नंबर। आंसर नंबर 3 अगर हम देखें, एज पर ए स्टैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट whenever any asset is obtained, asset मतलब यहाँ पे क्या हो, any PPE is obtained through exchange and such exchange is having commercial substance then record new asset at fair value of asset given। ठीक, ये जो ज्ञान का बात है थोड़ा सा वो हमने दे दिया। अब इसका जर्नल भी मार के दिखा देते हैं। तो कैसे होगा इसका जर्नल, मेजरमेंट कॉस्ट जो किए हैं। तो सबसे पहले जो एसेट क्या जा रहा है हमारे पास, 10 लाख का ज़मीन जा रहा, तो टू लैंड 10 लाख। देखो यहाँ पे एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। लैंड का बुक वैल्यू कितना था, 10 लाख। तो 10 लाख से वो चला गया। फॉर कैश 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी। फेयर वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करेंगे। हमको जो रिसीव हुआ 20 लाख कैश और प्लांट एंड मशीनरी 50 लाख का, उसको डेबिट कर दो। बदले में हमको क्या मिला, कैश 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख। जो भी डिफरेंस है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 35 लाख बीइंग एसेट एक्सचेंज्ड। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ICAI का क्वेश्चन का। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अब जो है एक्सचेंज के थ्रू अगर एसेट ऑब्टेन करते हैं
तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस पर हम लोग करके देखते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। ICAI का तो पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और पीछे में जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन वो सारा करेंगे। RTP MTP कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एंटिटी ए एक्सचेंज अ कार विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000। ठीक, कार एक्स को एक्सचेंज करा जिसका बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दिया। फॉर कैश ₹15,000, बदले में उसको क्या मिल रहा, 15,000 कैश मिल रहा, और कार वाई मिल रहा जिसका फेयर वैल्यू है 13,10,000। ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो यहाँ पर तो फेयर वैल्यू का बात ही ख़त्म कर देना हो, तो बुक वैल्यू ही काम में आने वाला। कमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट, ये बता रहा, बोल रहा कि व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट, मेजरमेंट कॉस्ट क्या होगा। तो चलो इसका भी आंसर कर लेते हैं। आंसर नंबर 4, व्हेनेवर, चलो अच्छे से लिखते हैं इसको, एच पर यस 10, PPE, whenever any PPE is obtained through exchange and such exchange doesn't have commercial substance, then record new PPE at book value of asset given, at book value of asset given। ठीक, ये थोड़ा सा ज्ञान दे देना है। उसके बाद जो जर्नल है उसका जर्नल मार दो। उसके पास से जा कहाँ रहा था, देखो उसके पास से क्या जा रहा था, एंटिटी ए ने एक्सचेंज किया था कार एक्स का बुक वैल्यू कितना था 13 लाख, बदले में उसको 15,000 रुपया मिला और कार वाई मिला। तो सबसे पहले देखो उसके पास से जो जा रहा टू कार एक्स कितना का था 13 लाख का, कैश कितना का मिला उसको, कैश मिला उसको 15,000, और कार वाई उसको कितना का पड़ा 12,85,000। यहाँ पे चूँकि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कोई प्रॉफिट या लॉस का बात ही नहीं होगा। तो ये था हमारा एसेट ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना फिर से लोड बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा भाई। तो आप लोग जो इस क्वेश्चन को घर पे आराम से बैठकर करिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।